आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समजातीय श्रेणी के बारे में। समजातीय श्रेणी क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी में क्या होता है? समजातीय श्रेणी का कहना यह है कि हाइड्रोकार्बन यौगिक की वह श्रृंखला, समजातीय श्रेणी में क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन का जो भी यौगिक है हाइड्रोकार्बन का, उसमें वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित, याद रखें कार्बन श्रृंखला जो होगा उसमें स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह द्वारा विस्थापित होता है, उसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। अभी हाइड्रोकार्बन यौगिक जैसे कि अल्केन, अल्केन का अगर हम ले लें, समजातीय श्रेणी का मतलब हुआ अल्केन। अल्केन का फार्मूला क्या होता है? अल्केन का फार्मूला होता है, या अल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है CH4। अल्केन का फर्स्ट मेंबर है आपका CH4। CH4 दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा? C2H6। तीसरा मेंबर हो जाएगा C3H8। तो हम लोग देखेंगे ये CH4, C2H6, C3H8 ये समजातीय श्रेणी है किसका? ये अल्केन का समजातीय श्रेणी है। तो वही इसमें बोला गया हाइड्रोकार्बन यौगिक की वह श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन यौगिक, ये हाइड्रोकार्बन है, यौगिक की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित, कार्बन श्रृंखला में कौन स्थित? हाइड्रोजन है, एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा विस्थापित होता है, उसे क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। CH4 मतलब इसमें जो भी है सब कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? तो C2H2N+2 रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये जो अभी जितना कंपाउंड बना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये किसका समजातीय श्रेणी है? ये है अल्केन का समजातीय श्रेणी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। आगे है समजातीय श्रेणी की विशेषताएं, कि समजातीय श्रेणी की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका पहला विशेषता यह है कि श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अपने अगले एवं पिछले सदस्य से CH2 ग्रुप का अंतर रखता है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं ऊपर में जो एग्जाम्पल उसमें देखिए, अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो C2, यहाँ पे 2 C है, यहाँ पे 1 C है, तो 2 में से C जाएगा तो क्या बचेगा? C। H6 में से H4 जाएगा तो क्या बचेगा? तो H2 बनेगा। यहाँ से यहाँ पर भी अगर हम माइनस करेंगे तो C3 में C2 जाएगा तो क्या बचेगा? C बचेगा। C8 में से H6 जाएगा तो क्या बचेगा? H2 बचेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अपने अगले एवं पिछले सदस्य से CH2 ग्रुप का अंतर रखता है, तथा द्रव्यमान जो है इसका 14U होता है। 14U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, U का मतलब होता है क्या? यूनिफाइड मास। अब 14U कैसे होगा? तो अगर हम कार्बन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। प्लस करेंगे H कितना है? H है यहाँ पे, H का परमाणु द्रव्यमान 1 है, और यहाँ पे कितना H का एटम है? 2 एटम है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2 एकम 2, यानी कि 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो वही चीज बोला जा रहा है, श्रेणी के प्रत्येक सदस्य एवं अगले एवं पिछले सदस्य से CH2 ग्रुप का अंतर रखता है, उसका जो द्रव्यमान निकालेंगे, यानी CH2 जितना भी CH2 आ रहा है सबका द्रव्यमान निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? 14U। फिर वो चाहे अल्केन ग्रुप को बिलोंग करे, एल्किन ग्रुप को बिलोंग करे, या फिर एल्काइन ग्रुप को बिलोंग करे। तो ये है इसका पहला प्रॉपर्टीज कि श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अगले एवं पिछले सदस्य से CH2 ग्रुप का अंतर रखता है तथा द्रव्यमान इसका कितना होता है? 14U। बढ़ते हैं दूसरे विशेषता की तरफ। तो दूसरा विशेषता क्या है कि श्रेणी के सभी सदस्यों का रासायनिक गुण लगभग समान होता है। अब चूंकि अल्केन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो इसमें जितना भी संतृप्त, अल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितना भी आपका रासायनिक गुण है वो सब क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है। तो ये सी नंबर में जो है, सी नंबर बोला जा रहा है श्रेणी के अनुद्रव्यमान में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्म में भी अंतर पाया जाता है। श्रेणियों के अनुद्रव्यमान में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्म में भी अंतर पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका VVI क्वेश्चन है मैट्रिक के व्यू से। ये एग्जाम में आ सकता है कि समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी की विशेषताओं को लिखें। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म। अब जितना भी हम लोग पढ़े हैं कार्बन यौगिक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है, तो उसका हम लोग रासायनिक गुणधर्म के बारे में बारी बारी से देखेंगे। सबसे आते हैं पहला। पहला क्या है? दहन। दहन का मतलब क्या होता है? कंबसन। कंबसन का मतलब जब उसको जलाएंगे तब क्या होगा? तो दहन में क्या है कि सामान्यतः ये यौगिक वायु में जलेगा, किससे? तो ऑक्सीजन के हेल्प से।
ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही कोई भी चीज जलेगा ना, कोई भी चीज का दहन होगा, में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल उत्पन्न करते हैं और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा भी निकलता है। यानी कि जब CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, CO2 और H2O, और प्रचुर मात्रा में क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला के साथ तथा वायु में सीमित आपूर्ति में जब जलाते हैं तो खजली ज्वाला के साथ ये जलता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब भी जलाएंगे वायु की सीमित आपूर्ति में तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, नीली ज्वाला के साथ। लेकिन अगर सीमित आपूर्ति में जलाएंगे तो कजली ज्वाला के साथ जलता है। कजली ज्वाला मतलब वो येलो फ्लेम, ठीक है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में दहन करके हमेशा कजली ज्वाला उत्पन्न करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो भी होगा वो वायु के उपस्थिति में दहित होकर यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल करके वो ब्लैक कलर का कजली ज्वाला उत्पन्न करेगा। कजली ज्वाला का मतलब हुआ जैसे कि गांव में लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं तो उसमें बर्तन में आप देखते होंगे कि उसमें काला काला नीचे लग जाता है। तो उसको और क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग एक फिगर के थ्रू देखते हैं। देखिए ये है आपका ये ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम में ब्लू फ्लेम जो बर्न होता है जैसे कि गैस सिलेंडर में जो भी जलता है, चूल्हा सिलेंडर में जो चूल्हा जलता है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। और वो उस पर जो बर्तन रखा हुआ तो उसमें कभी भी नीचे उसका पेंदी यानी तली में कुछ भी काला नहीं लगता। जबकि ऐसा अगर ज्वाला के साथ अगर आप खाना बनाएंगे यानी कि ऐसा ज्वाला कहाँ पर उत्पन्न होगा, लकड़ी जलाएंगे तो इस तरह से येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगा। तो येलो फ्लेम से अगर हम खाना बनाते हैं तो जो हमारा बर्तन है उसके नीचे ब्लैक कलर का कोट हो जाता है, मतलब कि काला काला लग जाता है। तो इसी को बोलते हैं नॉन सुट्टी फ्लेम। इसमें काला कलर नहीं लगेगा नीचे, जबकि ये सुट्टी फ्लेम है। सुट्टी फ्लेम को बोलते हैं हिंदी में कजली ज्वाला। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले सबसे छोटा सा एक चीज है जिसका नाम है, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछ देता है। तो ऑक्सीकारक कुछ है नहीं, इस वैसा पदार्थ जिसमें जैसे कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन उसको दे देता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन देने का क्षमता जो भी पदार्थ में होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। लाइक एग्जाम्पल हो गया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ऑक्सीकारक का क्या कहना है कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे हो गया आपका KMnO4 जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2 O7 जिसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। आगे हम लोग देखेंगे कहीं कहीं पर रिएक्शन में ये चीज दिया हुआ रहेगा एरोहेड के ऊपर, जो रिएक्शन में ऑक्सीजन देने का काम करता है, ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। फिर इसमें आगे देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहला हम लोग देखे थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन, और अब देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एथेनॉल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में जो परिवर्तन है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करेंगे तो ये अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन करते हैं तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होता है तथा हाइड्रोजन अलग हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये है एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल यानी कि C2H5OH, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इथेनॉल को C2H5OH। C2 क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 है तो 5। इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन पृथक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आते हैं संकलन अभिक्रिया। पहले आपने क्या देखा, पहले देखा दहन अभिक्रिया, दूसरा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तीसरा है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट है। संकलन अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए निकेल तथा पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपने
द्वि या त्रि-आबंध के कारण अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब ये हुआ कि निकेल या पैलेडियम ये उत्प्रेरक है, ये कैटलिस्ट का उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया। जब भी निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, ये देखें, ये है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये रहा आपका असंतृप्त, तो क्या निकेल और पैलेडियम यानी कि Na चाहे Pd, Na यहाँ लिख सकते हैं या फिर Pd, ये दोनों है, ठीक है, ये नहीं। निकेल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, किसके साथ रिएक्शन करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि H2 नीचे ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। अब चूंकि हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो ये असंतृप्त से कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, संतृप्त, असंतृप्त से संतृप्त, और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं इसमें, ये तो R का मतलब वो एल्काइल ग्रुप, अगर हम इसको डिटेल से बताएं तो दैट इम्प्लाई करेगा, जैसे मान लीजिए आप एथाइन ले लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया एथाइन, ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, प्लस H2 के साथ रिएक्शन इसको अगर हम करवाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? या तो निकेल कैटलिस्ट होना चाहिए या तो पैलेडियम कैटलिस्ट होना चाहिए, Na चाहे Pd की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा, तब मेरा जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कन्वर्ट हो जाएगा किस में? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। चूंकि ये एथाइन है तो एथाइन से क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। तो एथेन कैसे बनेगा? C 1 2 3 4 5 6, अब जहाँ जहाँ पे लाइन लगाए हैं वहाँ पे H लिख देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और जुड़ गया ना, तो 2 हाइड्रोजन इसमें और ऐड हो गया, तो ये असंतृप्त से क्या बन गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके निकेल या पैलेडियम कैटलिस्ट का उपस्थिति में, उत्प्रेरक का उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करे, उसको क्या बोलते हैं? संकलन अभिक्रिया या फिर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। और इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट पार्ट एग्जाम के व्यू से। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आते हैं लास्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संयोग करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापित कर देता है, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये CH4 जो है क्लोरीन की उपस्थिति में, CH4 यानी मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके, लेकिन कंडीशन क्या है? सनलाइट में, यहाँ पे क्या होगा? सनलाइट का उपस्थिति में ये रिएक्शन करेगा, ऐसे रिएक्शन नहीं करता है। सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या, ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन किसके पास चला गया? इसके पास चला गया, एक H के पास। यानी कि इसको अगर हम डिटेल में समझे तो इस तरह से लिखा जा सकता है, C सब तरफ H है, H H H। जब ये क्लोरीन से रिएक्शन किया Cl2, लेकिन किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, तब एक H जो है रिप्लेस हो जाता है यहाँ से। जैसे C था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगा दिए, यहाँ H हो गया, यहाँ भी अपने पास H हो गया, यहाँ भी H हो गया, लेकिन ये एक H हट के यहाँ पे Cl आ जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCl। तो इस तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो ये एक जो क्लोरीन है उसको क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन का परमाणु को क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देता है। एक हाइड्रोजन को हटा करके जो दूसरा एलिमेंट है उसको वो अपने पास ले आ जाता है अभिक्रिया, और ये जो आपका हाइड्रोकार्बन का रासायनिक अभिक्रिया वो खत्म हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा दहन, उसके बाद देखा क्या? दहन के बाद क्या था? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। उसके बाद क्या था? ऑक्सीकरण के बाद था संकलन, संकलन या हाइड्रोजनीकरण। लास्ट क्या है? प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, ये लास्ट,
ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन का रासायनिक अभिक्रिया है वो खत्म हो जाएगा। तो ये चारों आप लोग एक एक बार रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम के टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में क्या आप लोग को पढ़ना है? एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में। सबसे पहले आते हैं एथेनॉल। इथेनॉल क्या है? तो यह अल्कोहल समूह के समजातीय श्रेणी का दूसरा सदस्य है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है तथा सामान्य नाम इथाइल एल्कोहल है। यह एल्कोहल समूह के समजातीय श्रेणी का दूसरा सदस्य है। तो पहला सदस्य कौन है? मीथेन, CH4। मीथेन से बनाना है हमको मिथेनॉल। कैसे बनेगा? CH3OH, ये मिथेनॉल है। और इथेन से अगर हमको इथेनॉल बनाना है C2H6, तो कैसे बनेगा? C2H5, एक H को हटा करके OH खाली लगा देते हैं, तो इथेन से इथेनॉल हो गया। तो इथेनॉल एल्कोहल समूह के समजातीय श्रेणी का दूसरा सदस्य है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है तथा सामान्य नाम इथाइल एल्कोहल है। अब इसका भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं कि ये दिखने में कैसा दिखता है। तो ये रंगहीन है, बिना कलर का, जलने वाला स्वाद आता है। इथेनॉल का मतलब क्या हुआ? एक तरह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? शराब बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें शराब को जब आदमी पीता है तो क्या जलने वाला स्वाद आता है। जल में घुलनशील है, उदासीन प्रकृति का, इसका क्वथनांक 350 केल्विन है। तो इथेनॉल क्या है बेसिकली? तो यह एल्कोहल समूह के समजातीय श्रेणी का दूसरा सदस्य है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH और सामान्य नाम है इथाइल एल्कोहल। भौतिक गुणधर्म में क्या क्या है? रंगहीन है, जलने वाला स्वाद है, जल में घुलनशील है, उदासीन प्रकृति का है और क्वथनांक कितना है? 350 केल्विन। अब आते हैं इसका रासायनिक गुणधर्म। इथेनॉल का रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम के साथ अभिक्रिया ये कैसे करता है। तो एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है तथा दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनाता है। अब देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन को नीचे लिख के समझा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। बगल में सोडियम के साथ अभिक्रिया इथेनॉल का, तो सब इथेनॉल आप बना लो C2H5OH, ये बन गया हमारा इथेनॉल। किसके साथ रिएक्शन करवाना है? सोडियम के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होगा। तो बनता कैसे? सो आप देखिए C2H5 तो लिख देंगे, यहाँ तक सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, फिर यहाँ O तक उतारना है, O, और ये जो Na है यहाँ पे चला आ जाएगा, यानी C2H5O तक तो यहाँ सेम उतारेंगे, C2H5O यहाँ तक सेम उतार लेंगे और Na को ऐड कर देंगे और ये जो H है वो अलग हो जाएगा, यानी कि H2 बाहर। और ये कंपाउंड का नाम है सोडियम इथोक्साइड, इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब हुआ डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना ही क्या होता है? निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण में देखिए, जब इथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इथेनॉल जल के अणुओं का त्याग कर देगा और एथिन का निर्माण करेगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ले लेते हैं। तो रिएक्शन में क्या है? CH3C2H5OH, मतलब कि रिएक्शन में कैसे करेंगे? तो रिएक्शन इसको हम समझा देते हैं, जैसे कि हम, मेरे पास इथेनॉल है C2H5OH, इथेनॉल का फार्मूला यही होता है। ठीक है, जब इथेनॉल 473 केल्विन ताप पर गर्म करना है, यानी कि ऊपर में लिख देंगे 443 केल्विन ताप और नीचे में लिख देंगे H2SO4। H2SO4 भी कैसा नेचर का है? तो कौन का नेचर का है। कौन का मतलब सांद्र, सांद्र का मतलब वो वैसा अम्ल जिसमें अम्ल का उपस्थिति ज़्यादा और पानी का उपस्थिति कम। तब ये क्या बनाएगा? ये इथेनॉल था तो इथेनॉल से एथिन बना देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में जल का अणु निकाल देता है। तो निर्जलीकरण का मतलब क्या हुआ? जल के अणुओं का त्याग करना। जल के अणुओं का त्याग करना ही क्या कहलाएगा? निर्जलीकरण। तो ये जल के अणु को देखिए, ये जल के अणु को बाहर निकाल दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका निर्जलीकरण हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका उपयोग को देख लेते हैं। उपयोग क्या क्या है? तो एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बियर, रम, शराब वगैरह बनाने में एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। पेंट तथा दवा के निर्माण में, पेंट दवा बनाने में निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के क्लासेस में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।